मैं 13 साल की थी। हमारे घर में भाभी और माँ और मैं रहते थे। पापा का इंतकाल हो गया मैं जब बहुत छोटी थी तभी हो गया था और भाई भी कुछ अरसे पहले चल बसे। हमारी कुछ दुकानें थी जिन्हें किराए पर दिया हुआ था। उनके आए पैसों से हमारे घर का अच्छे से गुजर बसर हो जाता था। मुझे बच्चों का बहुत शौक था। माँ से रोज़ कहती कि मेरी शादी करा दो तो ये कह देती कि अभी तुम 13 साल की हो, पहले बड़ी हो जाओ, और मैं चुप कर जाती। मुझे बच्चे बहुत पसंद थे लेकिन हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा नहीं था। मैं जब भी माँ से कहती कि मुझे बच्चे चाहिए तो माँ कहती अल्लाह दे देगा, और मैं पूछती अल्लाह कब देता है तो माँ कहती शादी के बाद। बस जब से ही मेरे दिमाग पर शादी का भूत सवार हो गया। फिर मैं अब रोज़ माँ से जिद करती कि मेरी शादी करवा दो। माँ कहती कि अभी तू बहुत छोटी है, 13 साल की है, जब बड़ी होगी तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी। एक दिन मैं सहन में रखी चारपाई पर बैठे अपने स्कूल का काम कर रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं अपनी किताबें समेट कर दरवाज़ा खोलने चली गई क्योंकि भाभी किचन में खाना बनाने का काम कर रही थी और माँ दोपहर में थोड़ी देर सो जाया करती थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी सहेली खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा और सहन में रखी चारपाई पर अपनी सहेली को बिठा दिया। मेरी सहेली बहुत खुश नज़र आ रही थी और उसके हाथ में मिठाई का डब्बा भी था जो उसने मुझे दे दिया। वह क्यों? मैंने हैरानगी से पूछा। मेरा छोटा सा भाई आया है इसलिए हम सब लोगों को मिठाई दे रहे हैं, ये तुम्हारे लिए है, मेरी सहेली ने खुशी से बताया। अरे वाह, तुम्हारे तो मज़े हैं, मैंने खुश होते हुए कहा। हाँ बिल्कुल, वह बहुत प्यारा है, तो मिलने आना मेरे छोटे भाई से, अभी मैं जाती हूँ, मेरी सहेली ने कहा और अपने घर चली गई। मैं दरवाजे को बंद करती किचन में चली गई और भाभी को मिठाई का डब्बा दे दिया। ये कहाँ से आया है? मेरी भाभी ने सवाल किया और पूछा। मेरी सहेली है, वे दे कर गई है, मैंने डब्बे में से गुलाब जामुन मुंह में डालते हुए कहा। क्यों? भाभी ने हैरत से पूछा। उसका भाई हुआ है इसलिए वह अपने पापा के साथ मिठाई बांट रही है पूरे मोहल्ले में, मैंने बताया और वापस में बाहर आकर चारपाई पर बैठी और अपने काम में मगन हो गई। फिर रात को माँ को भाभी ने बताया तो माँ बहुत खुश हुई। हम सारे बैठे ज़मीन पर बिछी चटाई पर बैठकर खाना खा रहे थे। बहू, तुम कल शाम में जाकर मुबारकबाद दे आना, मेरी माँ ने भाभी से कहा। माँ, आप नहीं जाओगे? मैंने पूछा। नहीं, मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है, तुम छोटी के साथ जाकर मुबारकबाद दे आना मेरी तरफ से भी, माँ ने कहा। तो भाभी ने इस बात पर सिर हिलाया और खाना खाने लगी। मैं पूरी रात खुशी से सोई नहीं कि कल मैं अपनी सहेली के घर उसके छोटे से मुन्ने को देखने जाऊंगी। मुझे न जाने क्यों शुरू से ही बच्चे बहुत पसंद थे। सुबह मैं भाभी के साथ तैयार होकर अपनी सहेली के घर चली गई। मेरी सहेली अपने छोटे से भाई को गोद में उठाए पूरे घर में घूम रही थी। जब से मैं अस्पताल से आई हूँ 1 मिनट भी नहीं रुकती, बच्चे को सारा सारा दिन गोद में लिए घूमती रहती है, मेरी सहेली की माँ ने भाभी से कहा। हाँ, बच्चों का तो यही है, हमारी छोटी को ही देख लो, ये हर वक्त बस जिद करती रहती है, बच्चा चाहिए। छोटा अब कहाँ से ला कर दें? भाभी ने हंसते हुए कहा। अरे गुड़िया, यहाँ आओ, मेरी सहेली की माँ ने उसे आवाज़ देकर बुलाया। जी माँ, मेरी सहेली ने आकर पूछा। जाओ अपनी दोस्त के साथ खेलो और मुन्ने को मुझे दो, ये सो रहा है, अभी मेरी सहेली की माँ ने कहा तो उसने छोटा सा मुन्ना उन्हें दे दिया और मुझे लेकर घर की छत पर आ गई। मेरी भाभी ने मुझे आवाज़ देकर बुलाया। मैं और मेरी सहेली नीचे आ गई। चलो छोटी, घर चलो, माँ इंतज़ार कर रही होंगी, मेरी भाभी ने मुझसे कहा तो मैंने इस बात में सर हिला दिया और उनके साथ घर आ गई। मैं जब से घर आई थी मेरे दिमाग पर मैं छोटा सा बच्चा सवार था। मुझे भी एक बच्चा चाहिए था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे पास बच्चा कहाँ से आएगा। मैं सो गई। अगले दिन मेरी सहेली घर आ गई थी और बोली, तुम्हें पता है, जब से हमारे घर मुन्ना आया है मेरा हर वक्त दिल करता है मैं इसके साथ ही खेलती रहूं। मेरी सहेली ने कहा, तुम्हें पता है मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं, मुझे भी एक बच्चा चाहिए जिसके साथ मैं खेलूं, उसे अपनी गोद में रखूं, उससे बहुत सारी बातें करूं। मैंने कहा, हम बात ही कर रहे
रहे थे जब तक भाभी भी अपने मायके से आ गई थी। मेरी भाभी ने मुझे आवाज़ देकर किचन में बुलाया। जी भाभी। मैंने भाभी से पूछा, छोटी तुम्हें एक बच्चा चाहिए ना? भाभी ने मुझसे पूछा। हाँ। मैंने फ़ौरन से खुशी के अंदाज में कहा, लेकिन बच्चा आएगा कहाँ से? मेरी भाभी ने मुझे एक पर्ची दी और कहा कि इसे अगर तुम 7 दिन तक अपनी चारपाई के नीचे सोते हुए रखोगी तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन सोच में पड़ गई कि पर्ची से कैसे मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन मुझे बस इस बात की खुशी थी कि बहुत जल्द फिर मेरे पास भी बच्चा आ जाएगा। जैसे मेरी सहेली अपने भाई के साथ खेलती है, मैं भी अपने बच्चे के साथ खेलूँगी, उसका ख्याल रखूँगी, उससे बातें करूँगी और वह मेरे पास रहेगा हमेशा। मैं ये सोच कर ही बहुत खुश हो गई। मैंने वह पर्ची संभाल कर अपनी अलमारी में महफूज जगह रख दी और वापस अपनी सहेली के साथ खेलने में मग्न हो गई। शाम को मेरी सहेली अपने घर चली गई और मैं भी खाना बनाकर सोने के लिए लेट गई तो भाभी ने मुझे दोबारा बुलाया। छोटी, तुम्हें तुम्हारी भाभी किचन में बुला रही हैं। मेरी माँ ने कहा तो मैं भाभी की बात सुन के किचन में चली गई। भाभी, आपने बुलाया? मैंने भाभी को देखते हुए पूछा, जो बर्तन धोने में मसरूफ़ थी। हाँ, आज से सोने से पहले वे पर्ची अपनी चारपाई के नीचे रख लेना। इस बात का जिक्र माँ से मत करना, वरना कोई बच्चा नहीं आएगा। भाभी ने सख्ती से मुझसे कहा। जी, मैं इस बात में सर हिलाती बाहर आ गई। क्या कह रही थी बहू? माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, मैंने फ़ौरन कहा और कमरे में चली गई और अलमारी से वह पर्ची निकाल कर वापस बाहर आ गई। मैंने पहले ही रात वह पर्ची सोने से पहले अपनी चारपाई के नीचे रखी और सो गई। सुबह जब उठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा था और सर दर्द से चकरा रहा था। माँ मुझे स्कूल के लिए उठाने आई तो मैंने स्कूल जाने से मना कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। माँ फिर चली गई। कुछ देर बाद भाभी किचन में नाश्ता लेकर मेरे पास आई कि तुमने वे पर्ची रखी थी अपनी चारपाई के नीचे। भाभी ने मुझसे पूछा। हाँ, मैंने नाश्ता करते हुए जवाब दिया। इस बात का जिक्र माँ या किसी और से कभी न करना, वरना तुम कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकोगी। भाभी ने मुझे राजदारी से कहा। मैं सोच में पड़ गई। मैं किसी को भी बताकर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी। फिर अगले दिन भी भाभी ने मुझे वह पर्ची रखने के लिए दी और मैं पर्ची अपनी चारपाई के नीचे रखकर सो गई। सुबह उठी तो हालत कल से ज़्यादा ख़राब थी। मैंने भाभी से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो भाभी ने कहा कि तुम्हें प्रेग्नेंट होना है तो फिर ये छोटे छोटे दर्द बर्दाश्त करने होंगे, वरना प्रेग्नेंट कैसे हो सकोगी, वरना ना ही तुम्हें कोई बच्चा मिलेगा। लेकिन मुझे हर हाल में बच्चा चाहिए था। मैं खामोश हो गई। चारपाई पर लेटी थी, उसी सोच में गुम थी कि भला ये कैसे मुमकिन था कि एक पर्ची चारपाई के नीचे रखने से मैं पैसे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। कहीं भाभी मुझे बस बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। लेकिन अगर ऐसा था भी तो मेरी तबीयत क्यों ख़राब हो रही थी? ऐसा ही तो होता है ना, जब मेरी सहेली की माँ प्रेग्नेंट हुई थी तो वह भी बीमार रहती थी। मैं भी उन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक से मेरा जी मचलाने लगा। मैं भागती हुई बाथरूम में गई तो मुझे उल्टियाँ होने लगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब होने लगी, ठंडे ठंडे पसीने आने लगे। माँ ने जब मेरी हालत देखी तो परेशान हो गई और पूछने लगी कि मुझे क्या हुआ है। उससे पहले मैं कुछ और कहती, भाभी ने फ़ौरन कहा, माँ उसने आज मोहल्ले में आए हुए ठेले से दही बड़े लेकर खा लिए थे, जब से यही हालत है। भाभी ने सफाई से झूठ कहा था और साथ ही मुझे चुप रहने का इशारा किया। मुझे भाभी की कही बात याद आई कि अगर मैंने किसी को भी संभल का बताया तो मैं फिर कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकूंगी, इसलिए मैं भी खामोश रही। फिर माँ मुझे बातें सुनाती हुई मेरे लिए दवाई लाई, जिसे खाने से मुझे भाभी ने सख्ती से मना कर दिया और कहा अगर मैंने कोई भी दवाई खाई तो मैं फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकूंगी, इसलिए मैंने वे दवाई फेंक दी। रात होते ही मुझे दोबारा भाभी ने वे पर्ची ला कर दी और कहा कि मैं उसे अपनी चारपाई के नीचे रख लूँ। मैंने वे पर्ची उनसे लेकर अपनी चारपाई के नीचे रख ली और सोने के लिए लेट गई। मैंने पर्ची नीचे रख दी, लेकिन मुझे काफ़ी देर से नींद नहीं आ रही थी। मैं चारपाई पर लेटी करवटें बदल कर थक चुकी थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर छत पर चली जाऊँ। मैं बिस्तर से उठ गई और छत पर चली गई। छत पर पहुँच कर देखा तो भाभी पहले से ही छत पर मौजूद थी। भाभी, आप छत पर क्या
क्या कर रही हैं? मैंने हैरत से पूछा। नींद नहीं आ रही थी इसलिए आ गई थी। भाभी ने फ़ौरन से कहा। अच्छा, मैंने उन्हें देखते हुए बस इतना कहा और छत पर टहलने लग गई। मैंने उन्हें सीढ़ियों के पास जाते हुए देखा तो पूछा, क्या आप जा रही हो वापस? तो वे बोली, हाँ नींद आ रही है मुझे, और वे नीचे चली गई। मैं नासमझी से उन्हें देख रही थी। अब तक वे कह रही थी कि उन्हें नींद नहीं आ रही है और मेरे आते ही अचानक से नींद भी आने लग गई। मैं सोचते हुए छत पर टहल रही थी कि अचानक छत पर कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैंने आवाज़ की तरफ देखा तो छत की ज़मीन पर किसी ने कागज़ लपेटकर एक पत्थर फेंका। मैंने वे पत्थर उठाया तो उससे कागज़ निकाल कर पढ़ना शुरू किया तो मेरी आंखें हैरत से खुली रह गई। उस कागज़ पर लिखा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो कल मोहल्ले के पास वाले पार्क में मिलने आ जाना, जल्दी तुम्हारे बच्चे वाली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। मैंने वे कागज़ पकड़ा और फिर उसे जल्दी से फाड़ कर छत पर ही कोने में फेंक दिया और फ़ौरन से नीचे आ गई। मैं चारपाई पर लेटी सोच रही थी। मेरा सांस अब तक फूला हुआ था। वे पैगाम ज़रूर भाभी के लिए था, इसलिए ही तो वह मेरे ऊपर छत पर जाते ही फ़ौरन नीचे आ गई कि कहीं मैं उन्हें बात करते देख ना लूँ। लेकिन इस शख्स को नहीं मालूम होगा तभी उसने भाभी के बजाय वे कागज़ उस वक्त फेंक दिया। मैं जब छत पर थी, लेकिन उसने तो इसमें बच्चे का जिक्र भी किया था, उसका मतलब वह मेरे लिए था। लेकिन मुझे कौन ये पैगाम भेजेगा, और बच्चा तो मुझे वैसे भी होने वाला था। मैं भाभी की लाई हुई चीज़ अपनी चारपाई के नीचे रख रही थी। मैंने सोचा माँ को बताऊं या नहीं। मैं यही सोच रही थी और ये सोचते सोचते ना जाने कब नींद की वादियों में खो गई। सुबह उठते ही मैं स्कूल के लिए तैयार हुई। भाभी किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। फिर भाभी ने मुझे नाश्ता दिया तो मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया और अपनी सहेली के घर गई। वह भी तैयार होकर घर से बाहर ही निकल रही थी। फिर हम दोनों एक साथ स्कूल गए। स्कूल से छुट्टी के बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई। मैं अपने घर में आ गई। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े उतारे और नहा धोकर तैयार हो गई। भाभी, आप कहीं जा रही हैं? मैंने भाभी को तैयार होते देखा तो सवाल किया। हाँ, पास वाले पार्क तक जा रही हूँ, भाभी ने जल्दी से कहा। अच्छा, मैंने ऐसा जाहिर किया जैसे मुझे किसी बात का पता ही ना हो। ऐसा करो तुम भी चलो, मैं अपने स्कूल का काम कर रही हूँ। भाभी को मैं अजीब नज़रों से देख रही थी। शायद उन्होंने भी ये बात नोट कर ली थी, तभी उन्होंने कहा, नहीं आप जाए। मैंने कॉपी समेटते हुए कहा। लेकिन फिर उनकी ज़िद करने पर मैं चली गई, जबकि मेरा खुद भी दिल चाह रहा था कि मैं उनके साथ जाऊँ ताकि देख सकूँ भाभी किससे मिलने जा रही हैं। मैं तैयार होकर भाभी के साथ मोहल्ले के पास वाले पार्क में चली गई। हम काफ़ी देर वहीं बैठे रहे, लेकिन ना तो भाभी कहीं गई ना ही उनसे मिलने कोई आया। लेकिन सामने ही एक लड़का हमें देख रहा था। मैंने ज़रा ध्यान से उसे देखा तो मैं उसे पहचान गई। वह हमारे घर के बराबर वाली आंटी के किराएदार थे। शक्ल सूरत का तो अच्छा था, लेकिन न जाने क्यों मुझे उसे देखकर हमेशा ही अजीब सी फीलिंग आती। जब तक हम पार्क में रहे वे लड़का भी वहीं इधर उधर घूमता रहा और वे भाभी के बजाय मुझे ही घूरता रहा था। मैंने डरते हुए भाभी को कहा, भाभी घर चले, थोड़ी देर बाद चलते हैं ना। भाभी ने जवाब बड़े आराम से प्यार भरे लहजे में दिया तो मुझे उन पर गुस्सा आने लग गया, लेकिन मैं खामोश रही। मैंने एक नज़र उस लड़के को देखते हुए फिर भाभी को देखा तो वे मुझे देखकर बड़ी शैतानी हंसी हंस रही थी। मैंने भाभी से पूछा, क्या हुआ भाभी, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तो वे डर गई और उनके चेहरे पर पसीने आने लगे। मैं देख रही हूँ कितनी खुली हवा है, अब हम रोज़ यहाँ आया करेंगे। भाभी ने जल्दी से कहा, नहीं भाभी मैं नहीं आऊँगी, वे देखो वह लड़का कैसे घूर रहा है। मैंने मुँह बनाकर कहा, अरे क्या हो गया, अगर घूर रहा है तो तुम भी घूर लो, वैसे भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ करने क्या आया है? पता नहीं भाभी, और ये कोई खूबसूरत नहीं, ये वही लड़का है जो उस दिन आया था। अच्छा ये है वह लड़का, मेरी दोस्त है नाज़मा जो पड़ोस में रहती है, ये उसका भाई है, कह रही थी उसके लिए रिश्ता देख रहे हैं। मुझे तो लगता है तुमसे शादी करना चाहता है। नहीं भाभी मुझे नहीं पसंद ये, उसे देखकर मुझे बड़ा अजीब लगता है। अरे मुझे भी यही लगता था तुम्हारे भाई को देखकर। अच्छा चलो घर चलते हैं, लेकिन ये राज हमारे दरमियान ही रहे, माँ को इसका कुछ ना बताना। भाभी ने जल्दी से कहा तो मैंने हाँ में सर हिला दिया। आज मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी, मुझे दर्द नहीं हो रहा था, ना ही कोई उल्टी आई थी, मैं खुश थी। फिर थोड़ी देर बाद हम घर आ गए। हम घर आए तो माँ उठी
और बाहर बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। कहाँ चली गई थी बहू? माँ ने हमें घर में दाखिल होते हुए देखकर भाभी से पूछा। माँ जी पास वाले पार्क तक गए थे। छोटी बहुत जिद कर रही थी। भाभी ने बहुत ही आराम से झूठ कहा। मैं तो दंग रह गई। मैं इससे पहले माँ को सच बताती, भाभी ने मुझे आंखों से चुप करने का इशारा किया तो मैं भी कुछ सोचती हुई खामोश हो गई। मज़ा आया मेरी बेटी को। माँ के पास जाकर बैठ गई तो माँ ने प्यार से पूछा और फिर हम खाना खा कर सो गए थे। कुछ दिन बाद माँ को किसी की मैयत में दूसरे शहर जाना पड़ा। मैं और भाभी घर में अकेले थे। मैं स्कूल के काम से फ्री हुई तो बहुत थक गई थी और भाभी की चारपाई पर सो गई। रात में अचानक मेरी आँख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर से चादर हटाई है। मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। फिर मुझे महसूस हुआ किसी ने मेरे हाथ पर हाथ फेरा है। मैंने झट से आंखें खोली और अपने चेहरे से चादर हटाई तो मैं दंग रह गई। मेरे सामने वही लड़का खड़ा था जो उस दिन पार्क में था। मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। भाभी जल्दी से उठकर मेरे पास आ गई और वह लड़का भाग गया। मुझे भाभी ने कहा कि मैं इस वाक़े का माँ को ना बताऊं, लेकिन मैं बहुत परेशान थी कि अब माँ को बताऊंगी तो भाभी ने कहा कि तुझे बच्चे पसंद है ना, तो मैं बता दूंगी तुम्हें, जिसके बदले में ये बात किसी को ना बताओ। फिर मैंने उनसे वादा कर लिया। मैं जानती थी ज़रूर वह लड़का भाभी के लिए घर आया था और माँ की गैर मौजूदगी का भी भाभी ने ही उसे बताया होगा, लेकिन वह गलती से भाभी समझकर मेरे पास आ गया, क्योंकि मैं गलती से भाभी की चारपाई पर सो गई और मैंने मुंह तक चादर भी ओढ़ रखी थी। मुझे भाभी की हरकतें और ये जो कुछ भी हो रहा था बहुत ही गलत लग रहा था, लेकिन मैंने भाभी से वादा कर लिया, इसलिए मैं खामोश रही। आज दोबारा भाभी माँ के सोने के बाद मेरे पास आई और बोली, ये पर्ची अपनी चारपाई के नीचे रख लो और इस बात का किसी को बताया तो नहीं है? उसने आहिस्ता से आवाज़ में पूछा। नहीं भाभी, नहीं बताया। ठीक है, फिर अब तुम ये रख लो, मैं जा रही हूँ, और अगर किसी को बताया तो उसका असर ख़त्म हो जाएगा और तुम बीमार हो जाओगी, इसलिए गलती से किसी के सामने जिक्र ना करना। मैंने हाँ में सर हिलाया और सोचा कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ। इतनी तकलीफ़ भी होती है ये सब करने से और मनपसंद खाना भी नहीं खा सकती हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात आई जिस पर मैंने जल्दी से उसी वक्त अमल कर दिया और ये पर्ची भाभी की चारपाई के नीचे रख दी, क्योंकि भाभी के पास भी कोई बच्चा नहीं था। मैंने सोचा अच्छा है, इस तरह उनके पास भी बच्चा आ जाएगा और उनका बच्चा भी तो मेरा ही होगा। उसे भी तो मैं हर वक्त गोद में रख सकती हूँ, उससे खेल सकती हूँ। फिर मैं क्यों ये दर्द बर्दाश्त करूँ? इसलिए मैंने भाभी की नज़र से बचाकर वह पर्ची भाभी की चारपाई के नीचे रख दी और मैं सो गई। आधी रात को भाभी की चीखें निकलने लगी। देखा तो मैं घबरा गई। भाभी बुरी तरह खांस रही थी और अपना गला झटक रही थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उनका गला पकड़ लिया हो और दबा रहा हो। माँ भी नींद से उठ गई। भाभी बुरी तरह चिल्ला रही थी और उनका चेहरा नीला पड़ गया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने भाभी पर दम करना शुरू कर दिया तो भाभी को तेज तेज झटके लगने लग गए। माँ काफ़ी देर भाभी पर दम करती रहीं, तब जाकर भाभी की हालत सही हुई। मैंने जल्दी से भाभी को पानी पिलाया और माफ़ी मांगी कि मैंने पर्ची उनकी चारपाई के नीचे रख दी थी, इसलिए शायद उनकी यह हालत हो गई थी। तो भाभी ने रोते हुए बताया कि वो कोई ताबीज़ था जो उन्हें किसी बाबा ने दम करके दिया था, जिसको मैं 7 दिन अपनी चारपाई के नीचे रखती तो मैं मर जाती, लेकिन मैंने वे ताबीज़ उनकी चारपाई के नीचे रखा, इसलिए उनकी यह हालत हो गई। उनका जादू उन पर उल्टा हो गया, क्योंकि वे मेरे नाम से किया गया था और किसी और पर उसका असर बहुत बुरा होने वाला था, इसलिए मेरी हालत ऐसी होती थी। मेरी भाभी ने मुझे और माँ से बहुत माफ़ी मांगी। मुझे हैरत और सदमा हुआ कि मेरी भाभी ने मुझे मारने की साजिश क्यों की। भाभी ने बताया कि जब मैं छोटी थी और उनकी और भाई की नई नई शादी हुई थी तो मोहल्ले में एक दिन कुल्फ़ी वाला आया। मैं कुल्फ़ी लेने के लिए लौट पर भागी। सामने से ट्रक आ रहा था। भाई मुझे आवाज़ दे रहे थे लेकिन मैंने नहीं सुना। भाई मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे भागे और मुझे धक्का देकर एक तरफ कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से ट्रक उन पर चढ़ गया, जिस वजह से भाभी मुझसे नफ़रत करती थी। उन्होंने मुझे आवारा लड़के के साथ सेट करने की कोशिश की। वे मुझे जानबूझकर
पार्क में लेकर गई थी और इस दिन भी वह उनकी इजाज़त से मेरे पास आया था। लेकिन मैंने शोर मचाना शुरू किया तो भाभी डर गई कि कहीं लोग इकट्ठे ना हो जाएं और उस लड़के से पूछे तो वह कहीं भाभी का नाम न ले दे, इसलिए भाभी ने इसे वहाँ से भगा दिया। और फिर जब उनका कोई प्लान काम ना आया तो उन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया। भाभी ने माँ और मुझसे बहुत माफ़िया मांगी। मैंने और माँ ने भाभी को माफ़ कर दिया। फिर माँ ने किसी रिश्तेदारों में भाभी की दूसरी शादी करवा दी। अब तो इस वाक़ये को कई साल गुजर गए। अब जब भी भाभी हमसे मिलने हमारे घर आती हैं तो अपनी इस हरकत पर शर्मिंदा होती हैं और माफ़िया मांगती हैं। माँ ने उन्हें समझाया कि अब जो गुज़र गया तो गुज़र गया। अब मेरी भी शादी हो गई थी और बच्चे भी थे, लेकिन मैं बस यही सोचती हूँ कि अगर इस वक्त मैंने वे पर्ची भाभी की चारपाई के नीचे ना रखी होती तो आज मैं ज़िंदा न होती। हम लोग अपने बदले की आग में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं कि जो करने जा रहे हैं उससे किसी का घर भी उजड़ सकता है। बदले की आग में जलते हुए भाभी के भी आवाज़ गुम हो चुके थे। तभी वे अपनी कुंवारी ननंद को पहले किसी लड़की के चुंगल में फंसाकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी और जब कामयाब ना हुई तो उसने ये काम करना शुरू कर दिया। मैं भाभी को तो दिल से माफ़ कर चुकी थी, लेकिन बस कभी कभी दिल में ख्याल आ जाता कि हम लोग वाकई खुदगर्ज हैं। आपको क्या लगता है, भाभी ने जो कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश की क्या वे सही था? क्या मैंने और माँ ने भाभी को माफ़ करके उसकी दूसरी शादी करवा कर सही किया, या उन्हें घर से धक्के देकर निकालने की बात पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था? तो दोस्तों आप हमें बताएं, क्या हमने सही किया? धन्यवाद दोस्तों।